हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या और उसमें हम स्टार्टिंग से वर्क कैसे करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे, एक्सेल को हम कैसे ऑपरेट करेंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आज हमारा एक्सेल का फर्स्ट क्लास जो है होने वाला है। तो सबसे पहले जान लेना यह ज़रूरी होगा कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते किसे हैं। तो ये बात जाननी सबसे पहले आवश्यक है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम कहते किसे हैं। तो चलिए समझते हैं इस बात को हम लोग आसान शब्दों में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है। यह कंपनी यूएसए में स्थित है और इस कंपनी के सीईओ हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स ऐसे व्यक्ति रह चुके हैं जो लगातार 10 वर्षों तक इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में रैंक 1 के पद पर रह चुके हैं। लगातार 10 वर्षों तक उनको दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहने का ताज हासिल है, गौरव हासिल है। 10 वर्षों तक कंटिन्यू किसी ने भी बिल गेट्स महोदय को नंबर 2 पर नहीं किया। तो इससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि आखिर ये कंपनी कितनी बड़ी है और इसका मार्केट कैप कितना बड़ा है, जिसके कारण इनके सीईओ की संपत्ति दुनिया में सबसे अधिक रही। तो हमारे सामने एक दूसरा सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये कंपनी वैसा कौन सा प्रोडक्शन करती है जिस प्रोडक्शन को मार्केट में बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमाया गया। तो ये कंपनी ना तो कोई मोटरसाइकिल बनाती है, ना तो कोई कार बनाती है, बल्कि ये कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। जी हाँ, सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। आप ये सभी जानते हैं कि आपका कंप्यूटर को चलने के लिए 2 चीज़ों की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। अब इस कंपनी ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना रखे हैं। तो अपने द्वारा बनाए गए हर एक प्रोडक्ट, हर एक सॉफ्टवेयर के नाम के पहले कंपनी अपनी ब्रांडिंग करती है, अपना ब्रांड नेम का इस्तेमाल करती है। इस कारण से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक्सेल नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसे अपने कंपनी के ब्रांडिंग नेम को यूज़ करके इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रखा है। तो इस प्रकार से इस सॉफ्टवेयर का नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पड़ गया। तो इसके बारे में हम सब समझ गए। अब हम समझेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ कैसे करेंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले टास्क बार जो नीचे की ओर आप देख रहे हैं, ये पतला वाइट कलर का लाइनिंग, इस पूरे लाइनिंग को हम लोग टास्क बार कहते हैं। और टास्क बार में एक आपका स्टार्ट बटन के अंदर ये सर्च बॉक्स मिलेगा जिसमें क्लिक करके हम MICROSOFT माइक्रोसॉफ्ट जैसे ही टाइप करते हैं वैसे ही हमारे लेफ़्ट साइड में माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं वो डिस्प्ले पर प्रदर्शित हो जाते हैं। अब इसमें हमें क्या स्टार्ट करना है, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल स्टार्ट करना है। तो ये ऑप्शन हमें दिख रहा है स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में। तो इस ऑप्शन पे हम एक बार क्लिक करेंगे और हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि ये जो विंडो खुला है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ये अभी छोटे साइज़ में है, छोटा साइज़ में है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसे फुल स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं, तो इस विंडो के सबसे ऊपर वाले जो हिस्सा है, ये जो वाइट कलर का आप लाइनिंग देख रहे हैं, रिबन देख रहे हैं, इसे हम लोग टाइटल बार के नाम से जानते हैं। तो टाइटल बार में आपको 3 बटन्स मिलेंगे। एक माइनस की तरह होगा जिसे हम मिनिमाइज बटन के नाम से जानते हैं। दूसरा बटन को मैक्सिमाइज बटन के नाम से जाना जाता है और तीसरा बटन है क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन का उपयोग मैं आपको पहले बतला देना चाहता हूं कि इसका उपयोग है कि यदि आप एक्सेल में या किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी काम कर रहे हों
और आपको उसी समय उसी वक्त अगर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में काम करने की आवश्यकता आ जाती है, तब आप क्या कर सकते हो कि आप अपने विंडो को मिनिमाइज़ करके नीचे टास्क बार में फोल्ड करके रख सकते हो। ये देखिए, मैं मिनिमाइज़ ऑप्शन पे यहाँ पे माउस ले जाकर क्लिक कर रहा हूँ, ये टास्क बार में हमारा फोल्ड होकर नीचे रखा गया। अब इसका फ़ायदा क्या है कि अगर इसी समय में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर काम करना चाहते हैं, तो ये देखिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी ओपन कर लेते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा खुल जाता है। तो इस पर भी आप काम, कोई भी XYZ कोई भी काम आप कर सकते हैं। अगर अब आपको ये ज़रूरत है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी क्लोज ना करें और इसे भी रख लें और किसी तीसरे सॉफ्टवेयर में काम करें, तो उसके लिए हम फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये जो मिनिमाइज़ बटन है उसका यूज़ करेंगे, फिर से इस पर क्लिक करेंगे, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी मिनिमाइज़ होकर टास्क बार में आ जाएगा और फिर से हमारा स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक का हो जाएगा, हमारा डेस्कटॉप हमारे सामने होगा। यहाँ से फिर से हम कोई तीसरे सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर सकते हैं। तो चलिए, अगर अब हमें एक्सेल के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, तो हम नीचे आपका जो टास्क बार है उसमें एक्सेल का जो आइकॉन बना है उस आइकॉन पे हम क्लिक कर लेंगे और इसमें जो है ये जो आइकॉन है पहले से खुला हुआ था उसे मैंने क्लोज़ कर दिया है, तो ये आइकॉन आपके सामने आ गया जो आपका रीस्टोर अवस्था में पड़ा हुआ था। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, अब मिनिमाइज़ के बाद सेकेंड वर्क है मैक्सिमाइज़। मैक्सिमाइज़ में क्या होता है, ये आपका फुल स्क्रीन में दिखना शुरू हो जाता है। तो आपने जो एक्सेल का विंडो खुला वो फुल स्क्रीन में अब आपके सामने आ गया। तीसरा बटन है क्लोज बटन। ये आप सभी लोग जानते हैं कि क्लोज बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, नीचे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिनिमाइज़ था, उस पर क्लिक किया मैंने, हमारे सामने वो आ गया यहाँ पे, और वर्ड का हम टाइटल बार को पकड़कर स्क्रॉल किए और यहाँ पे इसके क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। चूँकि हमने वर्ड में काम कर रखा था, कुछ लाइनें लिख रखी थी, तो आपको एक मैसेज आता है कि डू यू वांट टू सेव द चेंजेज, कि आपने जो चेंजिंग किया उसे आप सेव करना चाहते हो। तो अगर सेव करना चाहते हो तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ हम नो ऑप्शन पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट को वर्ड को बंद कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले जानना है हमें, ये ज़रूरी है कि एक्सेल जो हमने स्टार्ट किया है तो उसका जो सबसे ऊपर का जो रिबन है, जो लाइनिंग है, उसे हम लोग टाइटल बार के नाम से जानते हैं। तो टाइटल बार में हमारा बुक 2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से आ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे सॉफ्टवेयर का नाम हो गया और बुक 2 इसके फाइल का नाम हो गया। जो फाइल आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनने वाला है उसका नाम अभी बुक 2 है, क्योंकि अनटाइटल्ड है, आपने इसका कोई नाम दिया नहीं है। जब हम इसमें फाइल बनाकर सेव कर लेंगे, उसका नाम देंगे, तब वो बुक 2 हट करके हमारे सेव किए गए नाम के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नाम लिखेगा। तो टाइटल बार के बारे में जान गए। टाइटल बार के बाद हमारा नंबर आता है मेनू बार का। होम मेनू है, यहाँ पे इंसर्ट मेनू है, पेज लेआउट मेनू है। तो हर मेनू के नीचे उसके ड्रॉप डाउन मेनू पाए जाते हैं। जैसे हम फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला से संबंधित अलग मेनू नीचे की ओर हमारा डिस्प्ले होगा। होम पे क्लिक करेंगे तो होम में अलग मेनू हमारे सामने डिस्प्ले होता है। तो इस प्रकार से जो है हम जान रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग बहुत सारे वर्क को करने के लिए अलग अलग मेनू बार उपलब्ध है। मेनू बार के बाद नंबर आता है हमारा ये नेम बॉक्स का। नेम बॉक्स में आपका दिख रहा होगा A1। लेकिन एक गौर करने वाली ये भी बात है कि हमारे सामने स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है डिस्प्ले पर पेज, तो ये रो और कॉलम के रूप में है। बट अभी थोड़ा छोटा व्यू है इसका, 100% व्यू है, इसलिए पूरा अच्छा आपको शायद नहीं भी विजिबिलिटी आ रही होगी। तो उसे हम ठीक कर सकते हैं कैसे, तो उसके लिए व्यू मेनू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जूम ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जूम में हम कस्टम ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ पे 150 लिख देंगे, 150% जूम कर देना है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा बड़ा हो गया स्क्रीन पे, जो रो और कॉलम का जो लाइनिंग है वो हमें दिख रहा हो। तो यहाँ पे अब चूँकि व्यू मेनू का काम हमारा हो गया, तो आप होम मेनू पर क्लिक करके होम मेनू में भी आप रह सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर नेम बॉक्स में आपका A1 लिख रहा है। A1 कहने का मतलब होता है कि A कॉलम का पहला रो। अभी
आपका पोजीशन कहाँ पर है एक्सेल में, ए कॉलम के फर्स्ट रो में, इसलिए उस सेल का एड्रेस A1 होता है। अब सेल क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ए पर हम क्लिक कर रहे हैं तो ए एक कॉलम है, बी पे हम क्लिक कर रहे हैं बी दूसरा कॉलम है, सी पे क्लिक कर रहे हैं सी तीसरा कॉलम है। तो ये हो गया कॉलम। रो किसे कहते हैं, तो रो नंबर 1 पे क्लिक करते हैं तो ये 1 लेफ्ट से लेकर राइट तक जहाँ तक भी जाए आपका एक ही रो होगा। तो उसी तरह से ये दूसरा रो है, इस पर आपने क्लिक कर दिया तो ये यहाँ से राइट जहाँ तक भी जाए ये दूसरा रो ही कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि मान के चलिए कि मेरी हाइट अंडर 6 फीट है, मतलब 6 फीट के नीचे, तो मैं एक आदमी हूँ। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जिसकी हाइट मान के चलिए 20 फीट हो तो क्या हम उसे 2 आदमी तो कह नहीं सकते हैं, वो भी एक ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि उसका हाइट बड़ा है। तो रो मीन्स पंक्ति, पंक्ति आपका छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, बट अगर एक है तो वो जितना लंबा रहेगा उसे हम लोग एक ही रो कहते हैं। तो यहाँ पे इस रो की जो लंबाई है वो 256 कॉलम्स तक जाती है। जी हाँ, ये जो आपका ABCD वाले जो कॉलम्स हैं, तो ये एक्सेल में आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर बतला देना चाहता हूँ कि टोटल कॉलम की संख्या एक वर्कबुक के अंदर 256 होती है, और टोटल रो की संख्या, चूँकि हम लोग अभी एक्सेल के 7 वर्जन में हैं, तो कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डाउन एरो हम प्रेस करेंगे तो सबसे नीचे अंतिम रो आ जाएगा जिसकी संख्या है 10,48,576। तो हम अभी सबसे लास्ट रो में आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि 10,48,576वां रो में है। अब इसके नीचे स्क्रॉल करने पे आपको रो नहीं मिलता है, तो इतना रो भी इनफ है। लेकिन अब नए वर्जन में रो की संख्या और बढ़ाई गई है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ अप एरो का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा आप देख सकते हैं स्क्रीन में रो 1 में हमारा सिलेक्शन आ चुका है। तो इस प्रकार से आपने रो की संख्या जान ली। अब हम टोटल कॉलम की संख्या 256 है। सबसे लास्ट कॉलम में हम जाना चाहते हैं, तो सबसे लास्ट कॉलम में हम कैसे जाएंगे, तो इसके लिए हम किसी भी एक कॉलम में क्लिक कर सेलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ राइट एरो को एक बार प्रेस करेंगे तो हमारा सबसे अंतिम कॉलम आ जाएगा, जो राइट साइड में आप देखिए इसका नाम XFD होगा। तो बिल्कुल जानकारी के लिए याद रखिएगा, यहाँ से स्क्रॉल बार से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन ये कॉलम XFD 256वां कॉलम के बाद और कोई कॉलम आगे नहीं दिया गया एक्सेल के द्वारा। उसी तरह से अब आपको फर्स्ट कॉलम में आना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो का हम यूज़ करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में हम पहुंच जाएंगे। तो ये तो हमारा था कॉलम, और ये 1 2 3 ये सब था हमारा रो। अब नीचे हम ध्यान देने वाली बात है, 3 टैब आपको मिलते हैं, जो शीट 1 लिखा हुआ है, शीट 2 लिखा हुआ है, शीट 3 लिखा हुआ है। तो इसे हम लोग शीट टैब कहते हैं। ये शीट टैब क्या होता है, तो हमारा एक्सेल जब स्टार्ट करते हैं तो जो फाइल होता है उसे हम लोग वर्कबुक कहते हैं, जो शॉर्टकट में यहाँ पे बुक 2 के नाम से लिखा हुआ है, और फाइल के जो पेज होते हैं उसे हम लोग वर्कशीट कहते हैं, और वही वर्कशीट हमारे सामने शीट 1 शीट 2 शीट 3 के रूप में प्रदर्शित होता है। तो आपके जानकारी के लिए मैं एक बार फिर बतलाना चाहूँगा कि एक्सेल के एक वर्कबुक के अंदर आप मैक्सिमम 255 वर्कशीट तक ला सकते हैं, रख सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास शीट 1 शीट 2 और ये रहा शीट 3, ये 3 शीट टैब हमारे सामने ऑटोमेटिक रहते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते हैं इसमें सीटों की संख्या, तो शीट 3 के बगल में एक आपको ऑप्शन देता है इंसर्ट वर्कशीट का, जिसका कि शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11 भी है, आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं शीट 4 हमारा बढ़ गया, फिर इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा शीट 5 हमारा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से सीटों की संख्या हम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग हम शीट 1 से करते हैं। शीट 1 पे हमने क्लिक कर रखा है, शीट 1 हमारे सामने खुल गया। तो आप जो भी काम करना चाहते हैं आप इसमें कर सकते हैं। अब ये जो शीट टैब है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे रेडी लिखा हुआ है, और इधर जूम का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से जूम इन, यहाँ प्लस से हम बढ़ाएंगे तो जूम हमारा और जो है बड़ा होगा, और ये माइनस है जूम घटाने का, तो इसके द्वारा जो है हम जूम घटा सकते हैं। 150% पे जूम हम ले आए, तो ये जो है हमारा ये स्टेटस बार कहलाता है। तो चलिए
एक्सेल के स्टार्टिंग स्क्रीन के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। इसमें एक जो ये बॉक्स है एफएक्स के बगल में, ये है हमारा फॉर्मूला बार। एक्सेल में जब भी हम किसी सेल में कोई काम करते हैं, कोई भी मैसेज, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो फॉर्मूला बार में भी प्रदर्शित होता है और फॉर्मूला बार की सहायता से आप उन टेक्स्टों को सुधार भी सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले A1 सेल के अंदर हैं। अब ध्यान देना है, सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाता है। चलिए हमने इस सेल पे क्लिक कर दिया तो इसका एड्रेस आपको दिखाएगा कि अभी आपकी पोजीशन जो एक्सेल में है वो G14 सेल के अंदर है, मतलब G कॉलम के 14 नंबर सेल के अंदर आप अभी हैं। जो काम कीजिएगा वो G14 में होगा। इस सेल पे क्लिक कर दिया, आप अभी D6 में हैं। यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स में D6 प्रदर्शित कर रहा है, यानी D कॉलम के 6ठा रो में आप अभी काम करिएगा। तो चलिए अब हम A1 पे क्लिक करते हैं तो A1 सेल में हमारा पोजीशन आ गया। तो अब हम इसमें क्या काम करेंगे, तो इसमें हम लोग डेटा एंट्री का काम करेंगे। तो चलिए एक डेटा मैं बनाता हूँ आपके सामने, कैसे डेटा एंट्री होगा। ROLL रोल हो गया। टैब दबाएंगे, कीबोर्ड से टैब दबाएंगे तो अगले सेल में हम चले जाएंगे। नेम टैब दबाएंगे, क्लास, फिजिक्स का मार्क्स, केमिस्ट्री का मार्क्स टैब, बायो का मार्क्स और हमें निकालना है टोटल। तो चलिए इंटर की प्रेस करेंगे। अब रोल 1 हो गया हमारे सामने। नेम में हम लिख सकते हैं कोई भी नाम, क्लास लिख सकते हैं और उसके बाद टैब का प्रेस करके और जो भी मार्क्स इस स्टूडेंट्स ने गेन किया है वो मार्क्स हम दे सकते हैं। टोटल को भी हम छोड़ देंगे। अब रोल 2 की ओर चलते हैं। रोहित कुमार, क्लास 10th, 42, 41, 3। तो इस प्रकार से हम कोई भी डेटा एंट्री कर सकते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 डेटा को हमने एंट्री किया। अब आप ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात यह है कि बी कॉलम में हमने जो नाम टाइप किया है वो नाम हमें पूरी तरह से दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस कॉलम की चौड़ाई कम है। तो ये कब प्रदर्शित होगा, जब आप इस कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे, तो आपका कॉलम क्या है, बी है, तो बी कॉलम के किस लाइन में आपका दिख नहीं रहा है, तो ये लाइन है। तो कॉलम के बगल में अभी देखिए आपका माउस पॉइंटर प्लस के साइन में मोटा है और कॉलम के बगल में ले जाएंगे तो ये पतला हो जाएगा। तो पतला होने पर आप डबल क्लिक कर सकते हो। डबल क्लिक करने से क्या होता है कि कॉलम को जितना स्पेस चाहिए होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट उतना स्पेस लेता है। लेकिन अगर आप चाहें स्पेशली किसी कॉलम के विड्थ को, चौड़ाई को और कम करना या बढ़ाना, तो आप उस पर क्लिक करके और उसे बढ़ा भी सकते हैं। देखिए बढ़ रहा है, या क्लिक करके आप घटा भी सकते हैं। और अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो कॉलम आपका उतना ही स्पेस लेगा जितना कि उसे एडजस्टमेंट के लिए ज़रूरत। तो इस तरह से हमारा डेटा एंट्री का वर्क इसमें स्टार्ट हो चुका है। और हम आगे अगर एंट्री करना चाहते हैं तो फिर से रोल सेक्शन में हम जाएंगे और नेक्स्ट एंट्री जो है हम कर सकते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि डेटा एंट्री हमने कर लिया है और जो भी डेटा हमें दिख नहीं रहा होता है तो उसे कॉलम के लाइनिंग पे जाकर हम डबल क्लिक करके उसके प्रॉपर विड्थ साइज़ में उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि आप जो भी एक्सेल में एंट्री करते हो तो एंट्री 2 प्रकार की होती है एक्सेल में। एक को हम लोग टेक्स्ट एंट्री के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम लोग नंबर एंट्री के नाम से जानते हैं। तो टेक्स्ट एंट्री का क्या खासियत होता है कि जब हम टेक्स्ट एंट्री को भी टाइप करते हैं, हमने टाइप किया तो टाइप करने के बाद जब हम इंटर की प्रेस करते हैं तो टेक्स्ट एंट्री उस सेल के लेफ़्ट साइड में रह जाता है। लेकिन जब हम कोई नंबर एंट्री को टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद जब इंटर की प्रेस करते हैं तो वो हमारा राइट साइड में चलाता है। तो यही पहचान है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा टेक्स्ट एंट्री है और कौन सा हमारा नंबर एंट्री है। अब सपोज़ कीजिए कि अगर हम राम 1 लिखते हैं तो अभी हम इंटर मारेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये टेक्स्ट है या नंबर है ना। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा एंट्री है? बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है कि ये टेक्स्ट एंट्री है, लेकिन ये पता कब चलेगा, जब हम इंटर की प्रेस करेंगे। अगर लेफ़्ट साइड में रह जाएगा तो टेक्स्ट एंट्री, अगर राइट साइड में चला गया तो नंबर एंट्री। तो चलिए देखते हैं।
लीजिए ये तो लेफ़्ट साइड में रह गया, इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट एंट्री है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं इसमें 3 टेक्स्ट लिखा हुआ था, 1 नंबर लिखा हुआ था, तो उससे मतलब नहीं है। एक भी टेक्स्ट अगर आपका नंबर के साथ लग गया, जैसे कि 100p हम लिखते हैं, इंटर की प्रेस करते, तो ये भी टेक्स्ट एंट्री होगा। नंबर एंट्री का मतलब है प्योर नंबर एंट्री होना चाहिए, तब वो राइट साइड में जाएगा और वही नंबर एंट्री कहलाएगा, उस पर आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब रह गई बात कि ये जो हमने आपको समझाने के लिए जो बतलाया उसे हम हटाना चाहते हैं अपने वर्कशीट के अंदर से, तो सबसे पहले उसे हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इन सारे सेलों को कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट सेल के ऊपर में हम माउस पॉइंटर राम वाले सेल में ले आएंगे और क्लिक किए हुए माउस को नीचे की ओर ड्रैग करके खींचेंगे, लेफ़्ट माउस बटन दबाए हुए रखेंगे, ड्रैग करके खींचेंगे और इसके बाद लेफ़्ट माउस बटन को हम रिलीज़ कर देंगे। तो ये सिलेक्ट हो गया हमारा, और कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबाते ही, प्रेस करते ही ये हमारा टेक्स्ट जो है डिलीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि टेक्स्ट एंट्री किसे कहते हैं, नंबर एंट्री किसे कहते हैं, टेक्स्ट में हम विड्थ को कैसे कम बेसी कर सकते हैं। अब हम आप लोगों को एक्सेल में नॉर्मली फार्मूला एंट्री करने के बारे में समझाएंगे। फार्मूला एंट्री कैसे किया जाता है, तो जिस सेल में आप फार्मूला लाना चाहते हैं उस सेल को हम एक बार क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। और एक्सेल में एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी फार्मूला या फंक्शन आप एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइन लिखना पड़ेगा। तो कीबोर्ड से हम इक्वल टू का साइन पहले दे देते हैं। अब हमें कौन सा कैलकुलेशन करना है, तो चलिए हम एडिशन करते हैं, जोड़ लेते हैं कि हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में कितना मार्क्स आया है स्टूडेंट का। तो अब जो मार्क्स है हमारा, उसका सेल का एड्रेस हमको देना पड़ेगा। तो कौन से कॉलम में है, डी कॉलम में। डी कॉलम के किस रो में है, 1 में तो आपका फिजिक्स लिखा हुआ है, तो नंबर 2 में, यानी कि D2 सेल है आपका। तो यहाँ से कीबोर्ड से हम D2 लिखेंगे। जैसे ही D2 लिखेंगे हमारा सेल देखिए हाईलाइट हो चुका है। अब इसके बाद कीबोर्ड से हम दबाएंगे प्लस। अब उसके बाद कौन से सेल पर हमको एंट्री करना है, तो E2 का, तो कीबोर्ड से हम E2 प्रेस कर देंगे प्लस। फिर कौन सा सेल को करना है, F2 का, कीबोर्ड से हम F2 कर देंगे। अब इसके बाद चूंकि नेक्स्ट में सेल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि इंटर की प्रेस करेंगे। जैसे इंटर की प्रेस करेंगे हमारा सेल में जो है एडिशन कंप्लीट हो जाएगा, जोड़ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी सेल के डाटा को ऐड कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। अब जोड़ने के बाद हमें नेक्स्ट 3 रो में और भी ऐड करना है। तो अब ऐड करने का एक दूसरा तरीका आपको मैं सिखाता हूँ कि सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे। अब इसके बाद ये जो हम लिखते थे, जैसे सपोज़ कीजिए D2 वाला काम हो गया, अब D3, तो देखिए यहाँ पर D3 हाईलाइट हो जाता है प्लस। तो प्लस के बाद आप इक्वल टू के बाद D3 लिख चुके हैं। चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ, फिर से आता हूँ सेल में इक्वल टू। अब इक्वल टू के बाद आपको D3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप D3 सेल पे क्लिक करेंगे, D3 ऑटोमेटिक आपके सेल में आ जाएगा। कीबोर्ड से प्लस को प्रेस करेंगे, फिर अगला सेल पे क्लिक करेंगे, ये देख लीजिए E3 अपने आप आ गया है, प्लस को प्रेस कर देंगे। फिर अगले सेल पे हम क्लिक कर देंगे, F3 ऑटोमेटिक आ गया। तो इससे आपको D3, E3 और F3 कीबोर्ड से लिखना नहीं पड़ेगा। तो अब हम इंटर की को प्रेस करेंगे और हमारा इस सेल का भी रिजल्ट इस रो में आ गया। अब यदि आप चाहते हैं कि नेक्स्ट 2 रोज़ या और भी रो आपके हो सकते हैं, उसमें भी रिजल्ट लाना है, तो ये तरीका बहुत लंबा हो जाएगा, आपको करने में बहुत समय लग सकता है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर की सहायता से बाकी के बचे सेल में भी रिजल्ट ला सकते हैं। चलिए हम इस सेल का रिजल्ट को डिलीट कर देते हैं। मान के चलिए कि मैंने सिर्फ फर्स्ट सेल में ही रिजल्ट लाया है, तो इस सेल को अब हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिल हैंडल, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये जो सेल है इसके कॉर्नर में एक छोटा सा आयताकार बॉक्स है, वही फिल हैंडल है। तो जब माउस का पॉइंटर अभी जो मोटा साइज में दिख रहा होगा आपको, फिल हैंडल पर ले जाते हैं, पतला बन जाता है, तो उस पर क्लिक किए हुए रखेंगे और नीचे हमारा जितना भी सेल है, जितना भी रो है जिसमें आप रिजल्ट लाना चाहते हो वहाँ तक ड्रैग करेंगे, खींचेंगे माउस को और फिर उसके बाद माउस बटन को छोड़ देंगे। जैसे ही हम छोड़ते हैं हमारे देखिए बाकी के सारे सेल्स में हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी सेल में रिजल्ट को ला सकते हैं। तो यहाँ तक आपका किसी को कोई डाउट अगर हो यहाँ तक की बातों को समझने में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इससे भी ज़्यादा समस्या हो तो हमारा जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है चैनल में,
आप उस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आगे की चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब अगला चीज़ है हमारे पास डेट और टाइम की एंट्री करना। तो डेट और टाइम हम एक सेल में एंट्री कैसे करेंगे। तो डेट और टाइम मान के चलिए कि हम इस सेल में एंट्री करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम का फॉर्मेट क्या है। तो डेट और टाइम का फॉर्मेट कहाँ से पता चलेगा, तो सबसे नीचे टास्क बार में कॉर्नर में आप देखिएगा, यहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाके 7वां महीना और 12वां तारीख और 2023, यानी कि आपका जो फॉर्मेट है वो MMDDYY का है। M से मंथ 7वां महीना, D से डेट 12 तारीख और Y से ईयर। तो यहाँ पे आपको एंट्री भी जो करेंगे वो पहले आपको महीना देना होगा, फिर तारीख देना होगा और फिर आपको ईयर चुनना पड़ेगा। तो चलिए हम दे देते हैं आज का ही 7वां महीना / 12 तारीख / 2023। लिखने के बाद हम इंटर की प्रेस करेंगे। इस कॉलम की चौड़ाई को हम बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए जैसे ही हम डेट लिखेंगे, डेट हमारा राइट साइड में इंटर प्रेस करने के बाद आ जाएगा। तो अगर आ गया तो आप समझ सकते हैं ये जो डेट की एंट्री है आपकी वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर लेफ्ट में रह जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका डेट सही फॉर्मेट में एंट्री नहीं हो पाया है। तो अब हम टाइम एंट्री करना चाहते हैं, तो हम टाइम को एंट्री कर लेंगे। टाइम कैसे एंट्री करेंगे हम, तो 7:56 हुए हैं, तो 7 शिफ्ट के साथ क्लोन प्रेस करेंगे हम कीपैड से। क्लोन इंटर की के जस्ट लेफ्ट साइड में जो सिंगल क्वोट्स और डबल क्वोट्स होता है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में बगल में क्लोन बटन होता है, उसे शिफ्ट के साथ प्रेस किया करेंगे हम और 7:50 और इंटर की प्रेस कर देंगे। इस प्रकार से हमारा टाइम 7:50 हो गया। तो अब ये जो है आपका सिंपल तरीका है डेट को और टाइम को एंट्री करने का। आप इसे चाहें तो और आकर्षक बना सकते हैं। कैसे, तो चलिए हम देखेंगे। डेट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और डेट को सेलेक्ट करने के बाद इस सेलेक्ट किए गए डेट के ऊपर में हम लोग राइट माउस बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स नाम का एक ऑप्शन हमारे सामने आएगा। इस फॉर्मेट सेल्स नाम के ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही क्लिक कर लेंगे, देखिए अभी आपका नहीं हो पाया है, थोड़ा सा टाइम लेगा। फॉर्मेट सेल्स का बॉक्स हमारे सामने खुल जाएगा। तो ये बॉक्स क्या, जो टाइटल बार होता है, देखिए कोई भी बॉक्स कोई भी विंडो हमारे सामने खुलता हो तो उसका जो फर्स्ट स्क्रीन का जो फर्स्ट एरिया होता है वो टाइटल बार का होता है। उसे आप क्लिक करके कहीं भी लेफ़्ट या राइट की ओर ले जा सकते हैं। देखिए अब इसमें सबसे ऊपर में नंबर टैब है हमारा। अगर मान के चलिए अलाइनमेंट खुला हुआ है, फॉन्ट खुला हुआ है, तो हम इसमें कहाँ जाएंगे, नंबर टैब की ओर जाएंगे। तो नंबर टैब पे हम क्लिक कर लेते हैं। नंबर टैब पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ एक लिस्ट बॉक्स खुलता है। अगर कैटेगरी में हमारा कोई दूसरा तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट है तो चूंकि हमें डेट का फॉर्मेट चेंज करना है तो हम यहाँ से डेट ऑप्शन को चुन लेंगे। जैसे ही डेट ऑप्शन को आप चुनते हैं, राइट साइड में आपके स्क्रीन में देख रहे होंगे बहुत सारा डेट का फॉर्मेट दिख रहा होगा। आप कोई भी एक डेट के फॉर्मेट को यहाँ से स्क्रॉल करके चूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने ये फॉर्मेट चूज किया तो ये यहाँ पे आपको सैंपल में भी दिखेगा जुलाई 12, 2023। मतलब अब ये सिंपल वर्ड में काम नहीं करेगा तो आप इसे जुलाई 12, 2023 ले लिए और इसे आप ओके कर सकते हैं। सॉरी थोड़ा रुकावट के लिए, क्योंकि हमारा बैटरी जो है लो हो चुका है लैपटॉप का, इसलिए जब आप ओके कीजिएगा तो वो आपका डेट का फॉर्मेट ले लिया होगा। आज का काम को हम यहीं पे आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे।